गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोमार्फोलॉजी के बारे में। ये हमारा दूसरा फिजिकल जियोग्राफी का दूसरा टॉपिक है जियोमार्फोलॉजी। जियोमार्फोलॉजी के बारे में अगर बात करें, इसकी टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें जियो, मार्फो और लॉजी। लॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब है ग्रीक भाषा का शब्द है, पहली बात। दूसरी बात, जियो का मतलब होता है अर्थ, मार्फो का मतलब होता है स्थल स्वरूप, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है साइंस यानी विज्ञान, ठीक है। यानी सतह पर जो अर्थ की सतह है उस पर स्थल स्वरूप, जैसे हमने पर्वत, पठार, मैदान, हमने बहुत सारे स्थल स्वरूप देखे थे। तो यानी अर्थ की सतह पर स्थल स्वरूपों अर्थात पर्वत, पठार, मैदान के तार्किक एवं क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोमार्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में हम परिभाषित करें तो आपको जियोमार्फोलॉजी की परिभाषा इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको स्थल स्वरूप, अगर आप पृथ्वी पर घूम कर देखेंगे तो आपको कई तरीके के स्थल स्वरूप देखने को मिलेंगे। पर्वत देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, मैदान, तटीय मैदान, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, नितल, भ्रंश घाटियाँ, कटक, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको एक पिक दिखा दें हम, जैसे आपको ओशियन रिलीफ के बारे में पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये हमारा क्या है? मैदान है, तटीय मैदान है, ठीक है। इसके बाद ये हमारी ढाल जो है स्टार्ट हुई यहाँ से 200 मीटर की ढाल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप, जहाँ 200 मीटर से ऊपर ढाल बढ़ी हमारी, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ये हमारा एबिशल प्लेन है, ठीक है, नितल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी समुद्र के अंदर जो हमारी ये ऐसी ऊंचाइयां पाई जाती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां जैसी पाई जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ओशियन रिज बोलते हैं, ठीक है। यानी मान लो समुद्र के अंदर क्या है? रिज है यानी मेड़ है, ठीक है। तो ये ऊंची ऊंची क्या है? चोटियां, पहाड़ियां देखने को मिलती है, इसे हम ओशियन रिज बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक गहरी सी जगह देखने को आपको समुद्र के अंदर मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओशियन ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको ओशियन रिलीफ में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कई प्रकार की संरचनाएं पृथ्वी पर देखने को मिल जा रही हैं। और इस फोटो को अगर हमने देखा तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी की सतह क्या है? असमांगी है, यानी एक समान नहीं है, ठीक है। तो स्थल स्वरूपों, इसका मतलब है कि स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई होगी, और स्थल स्वरूपों की जब उत्पत्ति हुई होगी तो इस उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई जो है कारण जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई बल कार्य करता होगा, ठीक है। और बल जो है, जो कार्य करते होंगे वो दो तरीके से हो सकते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से वो बल लग रहे हो, अगर वो पृथ्वी के अंदर से बल लग रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल जो बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। वही बल अगर पृथ्वी के बाहर से लग रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? बहिर्जात बल बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हमें जानना है कि पृथ्वी जो है कैसे कैसे परिवर्तनों से जो है ये सारे हमारे पर्वत, पठार, मैदान कैसे कैसे बने हैं, तो इसके लिए पहले हम बल को जान ले क्या है, ठीक है। तो इस बल में सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्जात यानी इंडोजेनेटिक फोर्सेस की। अगर हमें इंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में जानना है, जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। बल तो तब जानेंगे ना जब पता हो पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने इसको 3 भागों में बांटा है। जो हमारा सबसे टॉप पोर्शन है उसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं मेंटल, और लास्ट हमारा जो है उसे हम कोर कहते हैं, ठीक है। इसी को, या फिर दूसरा अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो इसे हम सियाल, सीमा और निफे के नाम से जानते हैं इसको। आप सब इसको सॉइल साइंस में पढ़ चुके हैं। तो सियाल जो हमारा है यानी क्रस्ट में हमारे सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। वहीं मेंटल में हमारे सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको जो है सीमा बोलते हैं। और कोर में निकिल और फेरस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नवीन बंटवारा हमारा हुआ है, तो हमारा पहले साइंटिस्ट ने जो है क्रस्ट, मेंटल, कोर में बांटा था, लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने जो है इसको और थोड़ा सा डिफाइन करके 4 परतों में इसको बांट दिया, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी एक परत है जिसको हम बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल हमारा क्या है एक्चुअली? ये हमारा मान लो ये था क्रस्ट, मेंटल, एक कोर, ठीक है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ पार्ट मिला के इसको हमने मान लिया क्या? स्थल मंडल मान लिया। इसके अलावा इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। दूसरा हमारा है एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बन मंडल, ठीक है। जो हमारा अपर मेंटल का पार्ट बचा हुआ था, ये हमारा हो गया क्रस्ट,
क्रस्ट के बाद थोड़ा सा अपर मेंटल का पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब अपर मेंटल के बाद में हमारा ये अपर मेंटल, बाकी अपर मेंटल का बचा हुआ पार्ट बचा और लोअर मेंटल बचा हुआ, ठीक। तो जो हमारा दुर्बल मंडल है क्या है, अपर मेंटल है, बचा हुआ अपर मेंटल जो स्थल मंडल में नहीं गया, ठीक। उसके बाद मध्य मंडल हमारा क्या हुआ, मध्य मंडल हमारा है लोअर मेंटल, ठीक है। और उसके अलावा केंद्र मंडल हमारा क्या है, जो हमारा कोर था वो हमारा केंद्र मंडल में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अगर आप बात करेंगे, आप यहाँ पर देखने को पाएंगे जो हमारे आउटर कोर है, ठीक है, इनर कोर है, इतने को हमने क्या बांट दिया, ये हमारा हो गया स्थल मंडल, ठीक है। जो बचा हुआ अपर मेंटल का पार्ट था ये हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बल मंडल। और उस लोअर मेंटल जो हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। और नीचे वाला जितना भी पार्ट हमारा हो जाएगा जो है केंद्र मंडल, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो इसके बीच में बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब यहाँ की संरचना में, यानी यहाँ की संरचना में और यहाँ की संरचना में कुछ अंतर होगा, यानी आउटर क्रस्ट की और इनर क्रस्ट की संरचना के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होगा, ठीक है। और वहीं अपर मेंटल और लोअर मेंटल की संरचना में बहुत सारे अंतर होंगे। इस प्रकार जो बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, यानी असांतत्य बोलते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं क्या, बहुत सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कोमो रेगुले अगर आप याद रख लेते हैं, क्या, कोमो रेगुले, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में हमारा को अर्थात कोनोराड है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमारा मोहो है, ठीक है। वहीं अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी है। वहीं पूरे मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग है। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में हमारी कौन सी असांतत्य पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, लेहमन पाई जाती है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इनको कोमो रेगुले से, कोनोराड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन से, ठीक है। आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन की अगर हम बात करें तो आप जो है अगर हमें अच्छा, हमें अभी तक ये कहीं से पता नहीं चला है कि हमारी पृथ्वी कैसी, मतलब अंदर ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है सिस्टम अंदर का। तो इसको जानने के लिए हमने कई तरीके के अध्ययन किए, ठीक। तो आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन में हम अगर बात करेंगे तो हमने कौन कौन से अध्ययन किए हैं। एक हमने किया डेंसिटी पर आधारित अध्ययन, ठीक। एक हमने किया ताप दाब पर आधारित अध्ययन, ठीक। एक हमने किया भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, ठीक। तो इस प्रकार से कई अध्ययन हमने इसमें किए हैं। घनत्व पर आधारित अध्ययन की अगर हम बात करें, डेंसिटी पर आधारित अध्ययन की, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, मास अपान वॉल्यूम, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हमारा पृथ्वी की संरचना है दो चीज़ों पर निर्भर करेगी, मास या तो वॉल्यूम पर, ठीक है। अगर हम पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें, यानी टोटल पृथ्वी जो हमारी है उसका औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है, ठीक है। वहीं क्रस्ट यानी जो हमारा सबसे टॉप पोर्शन था क्रस्ट, उसका कितना है, 2.5 से लेकर 2.8 से लेकर 3.5 तक, ठीक है। कितना है यहाँ पर, 2.8 से लेकर 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका जो है क्रस्ट का औसत घनत्व है। अगर देखें हम, औसत घनत्व तो हमारा जो है 5.5 पूरी पृथ्वी का है, और जो हमारी ऊपर वाली सतह है उसका घनत्व कम है, 2.8 से 3.5 है। इसका मतलब जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, घनत्व में वृद्धि होगी, यानी डेंसिटी जो है हमारी वो बढ़ेगी, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि डेंसिटी अंदर जाने पर बढ़ेगी। अब वृद्धि तो हो रही डेंसिटी में, लेकिन क्यों वृद्धि हो रही है ये भी जानना जरूरी है कि हो काहे रही वृद्धि भाई। वैसे तो हम जान गए, मान लो कि हाँ, ये हमें पता था कि हाँ औसत घनत्व तो जो है पृथ्वी का हमारा 5.5 है, और सतह पे जो है 2.8 है, तो नीचे गए तो हमारा घनत्व तो बढ़ गया, लेकिन काहे बढ़ गया, तो इसके बारे में जो है वैज्ञानिकों में हो गया मतभेद। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया इसमें मास जिम्मेदार है, और कुछ ने कहा इसमें वॉल्यूम जिम्मेदार है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते थे कि पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना और संगठन है वो समान है, कुछ मानते थे कि असमान है, ठीक है। कुछ लोग ये मानते थे कि जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन जैसी ऊपर दिख रही है वैसी ही नीचे है, ठीक। तो उन्होंने जो है इसमें समान मान लिया पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन को, कुछ ने असमान मान लिया। तो जिन्होंने समान माना, अब यानी पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन समान है, तो इसका मतलब मास जो होगा वो हमारा चेंज नहीं होना है, द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उनको अब क्या चेंज करके बताना पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है, ठीक। मास अपान वॉल्यूम है। तो इन्होंने कह दिया मास अब हिलना नहीं है, हमें डेंसिटी घटानी है, तो इन्होंने कहा वॉल्यूम को घटा दो, वॉल्यूम को बढ़ा दो तो डेंसिटी, वॉल्यूम को घटा दो तो डेंसिटी हमारी क्या होगी, अपने आप घट जाएगी, ठीक, बढ़ जाएगी, सॉरी।
तो अगर यहाँ बात करेंगे कि मास हमारा कांस्टेंट है, तो इन्होंने उसके बारे में एक थ्योरी दी कि पृथ्वी की सतह से जब हम नीचे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है भैया, प्रेशर जो है बहुत बढ़ जाता है। और जब प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है तो क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाती है। किसी चीज़ को अगर हम प्रेशराइज करते हैं, अगर हम इधर से प्रेशर बढ़ाएं किसी चीज़ में, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा, वॉल्यूम का सहारा लिया। ठीक है, हमने बताया आपको डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम अगर जो है तो डेंसिटी का कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा वॉल्यूम से। जैसे ही वॉल्यूम जो है हमारा क्या हुआ, घटा, वैसे डेंसिटी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब डेंसिटी बढ़ानी थी तो इन्होंने कहा कि भैया पृथ्वी सतह पर नीचे गए, दाब हमारा वहाँ बहुत ज़्यादा था, दाब बहुत ज़्यादा था तो वॉल्यूम घट गई, वॉल्यूम घट गई तो डेंसिटी बढ़ गई। भाई इनका तर्क सही है एकदम, अगर फिजिकली देखा जाए, फिजिक्स के हिसाब से नियम से देखा जाए तो इनका तर्क एकदम सही है। दूसरी बात अगर कर लें, दूसरी मत, तो पृथ्वी का इन्होंने कहा कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन है असमान। और जब पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन असमान है, इसका मतलब मास कांस्टेंट है नहीं। ऊपर का मास अलग होगा, नीचे का मास अलग होगा, द्रव्यमान जो है अलग होगा। तो पृथ्वी की सतह से इन्होंने कहा नीचे जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि मास जो है, द्रव्यमान बढ़ता है। सतह से नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। और द्रव्यमान बढ़ने से डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो डेंसिटी है वो मास से समानुपाती संबंध रखता है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो उन्होंने कहा कि मास बढ़ गया भैया, इसलिए डेंसिटी बढ़ जा रही है। अच्छा, इसके बारे में जो है इन्होंने कुछ सबूत भी पेश कर दिए। सबूत पेश करने में इन्होंने कहा ऐसा है, देखो पृथ्वी का चुंबकत्व गुण जो है, अब कोई चीज़ चुंबक का काम कैसे करेगी, जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो इसके जब एकदम जो केंद्र है उसमें बहुत ठोस धातुएं नहीं भर रही होंगी, निकिल फेरस आपने देखा ही, ये निफे पाया जाता है। तो निकिल फेरस जैसी अगर ठोस धातुएं नहीं भरी होंगी तो अपनी ओर चुंबकत्व का काम वो नहीं कर पाएगा, किसी को अपनी ओर खींचने का काम नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह जैसी ही पूरी पृथ्वी नहीं है, अंदर का जो हमारा है रासायनिक संरचना संगठन वो असमान है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि देखे नहीं हो, उल्का पिंड आके पृथ्वी पे गिरते हैं तो उनके रासायनिक संरचना संगठन असमान होते हैं, ऊपर ऊपर का कुछ और दिखता है, अंदर का कुछ और होता है। तो पृथ्वी, इन्होंने उल्का पिंडों का भी सहारा लिया इसके सबूत के तौर पर कि उल्का पिंडों के रासायनिक संरचना संगठन असमान होते हैं, इसलिए पृथ्वी की भी रासायनिक संरचना और संगठन क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक, अब ये बात तो हो गई, लेकिन ये मतभेद खत्म नहीं हो पाया। तो इस आधार पे हम ये तो जान गए कि पृथ्वी की जो हम अंदर जाएंगे तो घनत्व तो हमारा बढ़ेगा। ठीक, लेकिन हम ये निर्धारित नहीं कर पाए कि घनत्व बढ़ने का कारण क्या है। तो हमने कहा भैया दूसरा अध्ययन करके देखा जाए, इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो हमने कहा ताप और दाब पर आधारित अध्ययन करेंगे हम, टेम्परेचर और प्रेशर पर आधारित अध्ययन। तो टेम्परेचर की बात करें तो पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव तत्व हमारे पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर, उनका होता रहता है विघटन। उनका जब विघटन होता है तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। यानी सतह से नीचे जाने पर पृथ्वी का गहराई में, बहुत गहराई में अगर जाओगे टेम्परेचर एकदम हाई होता चला जाता है। ठीक, तो पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, वो कितना बढ़ता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर बढ़ता है। जहाँ तक हमने अभी तक खुदाई करके देखा है वहाँ तक इतना ही बढ़ा है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर के हिसाब से ये बढ़ता चला जाता है। ठीक, जितना 100 मीटर खोदोगे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये बात जो है ताप वृद्धि लगातार जारी रहे, मान लो ये जितना गहराई में हम जाते जा रहे हैं और 100 मीटर पे 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, 100 मीटर पे 3 डिग्री सेल्सियस, मान लो जितना हमने खोद के देखा था वहाँ तक तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर ये गहराई जो है, जितनी गहराई पे जाए उतनी गहराई तक अगर ये होता रहता तो जो है क्या होता कि 90 किलोमीटर के बाद, 90 किलोमीटर समझ रहे हो आप, 90 किलोमीटर यानी 90,000 मीटर, और प्रति 100 मीटर पे बढ़ रहा था 3 जो है डिग्री सेल्सियस, यानी पर 1000 किलोमीटर पे कितना बढ़ता, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और 30 डिग्री सेल्सियस अगर 90 बढ़ जाता तो कितना हो जाता, 2700 डिग्री सेल्सियस, 90 किलोमीटर गहराई में जाते जाते। तो मैं लग रहा है कोई धातु जो है 2700 डिग्री टेम्परेचर तापमान पे, 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ठोस अवस्था में रह सकती है, नहीं रह सकती है। तो जो है ऐसा जो है, लेकिन तब भैया कोई चीज़ ठोस अवस्था में अंदर, इसका मतलब नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं भैया, अंदर तो ठोस है, हमने तो पढ़ लिया फेरस और निकिल है। तो हमने कहा कि ऐसा है, देखो कि प्रेशर यहाँ पर काम करता है। जो प्रेशर होता है वो क्या करता है, किसी भी धातु के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। ठीक, मतलब
धातु जो होगी ठोस से द्रव में नहीं बदलेगी जल्दी अगर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा उस पर पड़ रहा है। ठीक वैसे ही वो द्रव से गैस में नहीं बदलेगी जल्दी अगर उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक तो उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी वो ठोस अवस्था में बनी रह सकती है। लेकिन हम इसको जो है प्रूफ तो नहीं कर पाइए, तो हमने सिर्फ एजम कर लिया कि हाँ, एज्यूम कर लिया कि हाँ भैया ऐसा होगा कि 90 किलोमीटर के पश्चात जो है ठोस हो द्रव हो जाना चाहिए। चलो प्रेशर काम कर गया, द्रव नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पर जो है दूसरा एक कारण और बता दिया कि भैया ऐसा है, देखो रेडियो एक्टिव तत्व ऊपर ऊपर थोड़े ज़्यादा हैं तो जो है 100 मीटर पर जाने 3 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, लेकिन नीचे जाने पर रेडियो एक्टिव तत्व कम हो जाएंगे, और जब कम हो जाएंगे तो जो है टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक तो इसके आधार पे हमने माना कि जो है कि सतह से नीचे जाने पर प्रेशर हमारा जो है बढ़ता है और मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा इसके कारण बढ़ जाता है, इसलिए कोई भी धातु ठोस अवस्था में रह सकती है। हमने ये नहीं माना कि है ठोस अवस्था में रह सकती है, हमारा अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया। इसके कारण हम ये नहीं जान पाए कि पृथ्वी के अंदर ठोस है कि द्रव है कि गैस है। बस हमें इतना ही पता अभी तक चला था कि हाँ, अंदर जाने पर घनत्व तो बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, इतना हमें पता चल गया। अब हमने कहा भैया दूसरा कुछ जुगाड़ लगाया जाए, तो हमने कहा भूकंप शास्त्र से मिला जाए। दुनिया हिला देता है तो कम से कम यहाँ भी बता देगा कुछ। तो भूकंप की उत्पत्ति जो होती है किस फॉर्म में होती है? तरंगों के रूप में होती है। तो पहले ये जान लो तरंगे का होती हैं। थोड़ा सा फिजिक्स भी साथ में पढ़नी है ही है, हम लोग को साइंस में यहीं पढ़ लेते हैं। तो तरंग जो हमारी होती है किसे कहते हैं? ऊर्जा के स्थानांतरण को तरंग कहा जाता है। ठीक, तरंग किसे कहते हैं? ऊर्जा का एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। अब इसमें तरंग जो हमारी काम करती हैं भूकंप में, वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स किन्हें कहा जाता है, यानी यांत्रिक तरंगे किन्हें कहा जाता है? अगर कणों के कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण हो। ठीक है, कणों के कंपन के कारण, दो कण हैं इनके में कंपन हो रहा है, इसके कारण अगर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अच्छा, तरंगे हो सकती दो तरीके की, या तो होंगी वो अनुदैर्ध्य होंगी या तो होंगी अनुप्रस्थ, यानी हॉरिजेंटल होंगी या तो लॉन्गिट्यूडनल होंगी। अगर अनुदैर्ध्य तरंगे हैं तो कणों का कंपन किधर होगा? तरंग की दिशा के समांतर होगा। मान लो ये तरंग की दिशा आपको दिख रही है, हमारी तरंग की दिशा है, तो कणों का कंपन हमारा इसी के समांतर होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है, अब वहीं अगर लॉन्गिट्यूडनल होगा हमारा तो कणों का, ये हमारी तरंग है और उसमें कणों का कंपन कैसे होगा? दिशा के लंबवत होगा। ठीक है, ये हमारा कणों का कंपन कुछ ऐसे होगा। ठीक, आपको सामने फोटो दिख रहा है, कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होगा। ये हमारी भूकंपी तरंगे हैं। ठीक, दोनों प्रकार की हो सकती हैं, या तो अनुदैर्ध्य होंगी या तो अनुप्रस्थ होंगी। भूकंपी तरंगों की अगर बात करें, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, भूकंपी तरंगों से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक होती है प्राइमरी तरंगे, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है एल तरंगे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सतही तरंगे। तो प्राथमिक तरंगे हमारी, द्वितीयक तरंगे और हमारी सतही तरंगे। तो प्राथमिक तरंगे जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं, यानी इसमें क्या होगा? कणों का कंपन जो होगा तरंग की दिशा के समानांतर होगा। अनुप्रस्थ में क्या होगा? कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होगा। और यल तरंगे हमारी जो सतही तरंगे हैं वो दोनों तरीके की हो सकती हैं, अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं, अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं। ठीक, अगर बात करें भूकंप की तीव्रता की, ठीक है, किसके कारण सबसे तेजी से भूकंप आता है? तो आता है हमारा सर्वाधिक भूकंप एल तरंग से आता है। सबसे कम पी तरंग से भूकंप की तीव्रता बहुत कम होती है, और एस तरंग से पी से अधिक थोड़ा सा भूकंप आता है, और एल तरंग से सबसे तेजी से भूकंप आता है। अगर तरंग की गति की बात करें, यानी तरंग की स्पीड क्या होती है, तो तरंग की स्पीड पी की सबसे ज़्यादा है। सोचिए, भूकंप सबसे कम ला रहा है लेकिन खुद की स्पीड बहुत तेज है, वहीं इसकी पी से कम एस की है और सबसे कम होती एल तरंग की जो सबसे उपद्रवी है। ठीक, वहीं गमन तरंग की बात करें अगर, तो पी जो हमारी तरंग है, प्राइमरी जो हमारी तरंग है, प्राइमरी वेव है, वो हमारी ठोस में, द्रव में, गैस तीनों में जो है जा सकती है आसानी से। लेकिन एस तरंग, आप ध्यान रखिएगा, एस तरंग जो होती है यानी सेकेंडरी वेव हमारी जो है भूकंप की, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ ठोस में गमन करती है, द्रव और गैस में वो गमन नहीं करती है। ठीक, अगर बात करेंगे हम भूकंपी तरंगों की गति और माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है। भूकंपी तरंगों की जो गति है माध्यम के घनत्व के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी अगर माध्यम का घनत्व जो है बढ़ जाता है, ठीक है, अगर माध्यम का घनत्व बढ़ जाता है तो भूकंप की तरंग की गति क्या होगी? अपने आप बढ़ जाएगी। यहाँ ध्यान से समझिएगा, हम पूरा जान जाएंगे पृथ्वी की संरचना, कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर द्रव है, कैसे कैसे जो है सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक, तो यहाँ मान लो जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। अगर ये हमारा एक सेंटर है, यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक, जहाँ पर तरंग की हमारी उत्पत्ति होती है इसे हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक, और हाइपोसेंटर, और जहाँ पर यहाँ पर उत्पत्ति होगी तो पृथ्वी की सतह पर कहीं ना कहीं पहुंचेगा सबसे पहले, और जहाँ ये पहुंचता है इसे हम क्या बोलते हैं, इपीसेंटर बोलते हैं। ठीक, जहाँ पर ये भूकंप हमारा पहुंचता है सबसे पहले उसे हम बोलते हैं इपीसेंटर। ठीक, अब मान लीजिए भूकंप की तरंगे यहाँ से चलना प्रारंभ की, तो भूकंप की तरंगे जब यहाँ से उदय होगा तो पी और यस तरंगे, सतही तरंगे जब सतह के समीप पहुँचता है तो सतह उन्हीं से उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे कुछ तरंगे हमारी यहीं से जा रही थी। ठीक, हमारा दिख रहा है आपको, ये हमारा सबसे पहले क्रस्ट है, उसके बाद हमारा ये मेंटल है, उसके बाद आउटर कोर है, हमारा इनर कोर है, ऐसे ये डिवाइडेड है। ठीक, एक तरंग यहाँ से क्रस्ट के अपर पार्ट से जो है उद्गम हुआ इसका, ये आपने देखा कि ये यहाँ से जो है चलना प्रारंभ करती है, तो कहाँ तक जाती है, ये क्रस्ट में ही रही, उसके बाद ये क्रस्ट में ही रही, उसके बाद ये क्रस्ट में ही रह रही है। ठीक, उसके बाद ये मेंटल में भी एंटर कर रही है। ये हमारी प्राइमरी तरंगे, हमारी जो है सेकेंडरी तरंगे हमने आपको बताया था सिर्फ ठोस में गमन करती हैं, तो प्राइमरी तरंग तो हमारी सब में जा रही थी। ठीक, पहली बात तो आपने देखा होगा कि तरंग को तो ऐसे चलना चाहिए था, सीधे सीधे यहाँ से उद्गम हुआ तो ऐसे ऐसे चलती, तो मुड़ काहे जा रही हैं, वक्राकार काहे हो जा रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि भूकंप की तरंगें वक्राकार हो जाती हैं। स्नेल्स, एक हमारे स्नेल साइंटिस्ट थे फिजिक्स में, तो उन्होंने एक स्नेल्स लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर रासायनिक संरचना और संगठन बदलेगा तरंग में, ठीक है, एक रासायनिक संरचना संगठन से दूसरे रासायनिक संरचना और संगठन में अगर तरंग जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, यानी अपना मार्ग बदल लेती है। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये तरंगे वक्राकार हो जा रही हैं, मुड़ जा रही हैं अंदर, इसका मतलब है कि इसका रासायनिक संरचना और संगठन कैसा होगा, असमान होगा। एक बात यहाँ पर प्रूफ हो गई, पहली बात। ठीक, भूकंप की तरंगें वक्राकार हो जाती हैं। स्नेल्स लॉ कहता है अगर रासायनिक संरचना और संगठन असमान होगा तो कोई भी तरंग अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अपना रास्ता बदल लेगी, सीधे नहीं चलेगी। तो इससे हमें यहाँ पर क्लियर होगा कि रासायनिक संरचना और संगठन पृथ्वी का क्या है, असमान है। दूसरी अगर हम बात करें, अंदर की परतों में जाने पर तरंगों की गति में वृद्धि हो रही है। ठीक, हमने बताया था कि तरंगों की गति जो है सतह से नीचे जाने पर जो है घनत्व तो बढ़ता है। ठीक है, तरंगों की गति किसके समानुपाती होती है, घनत्व के समानुपाती होती है। अगर गति बढ़ गई इसका मतलब है कि अंदर जाने पर क्या होगा, घनत्व तो बढ़ा है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर प्रूफ हो गई, गति क्योंकि अंदर जाने पर बढ़ जा रही थी, इसका मतलब घनत्व भी अंदर जाने पर बढ़ रहा है। तीसरी चीज की अगर बात करें तो एस तरंग, हमने आपको बताया था कि एस जो तरंग होती है वो सिर्फ ठोस में गमन करती है। तो पी तरंग तो जो है हमारी जो है क्रस्ट से चली थी और मेंटल में भी गई। ठीक है, उसके बाद आउटर कोर में भी गई, इनर कोर में भी गई। वहीं अगर हम बात करें, ये हमारा देखो ये क्रस्ट था, ठीक, ये हमारा मेंटल था, ये कोर था। ठीक, और कोर में हमारा आउटर कोर है, ये हमारा इनर कोर है। ठीक, यहाँ अगर हमने देखा कि एक पी तरंग थी वो तो जो है ऐसे ही से इसमें से पूरा निकल गई। वहीं एस तरंग हम देखें यहाँ से चलना शुरू की थी और यहाँ से चलना शुरू की और ये आके आउटर कोर पे गायब हो गई, यहाँ से अंदर घुसी नहीं। इसका मतलब जो हमारा आउटर कोर वाला पोर्शन है, यानी यहाँ पर कौन सा आसान तत्व था, गुटेनबर्ग। आप जब आसान तत्व याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे गुटेनबर्ग आसान तत्व। ये हमारा था, देखो ये हमारा क्या है, कोनोराड, ये हमारा है यहाँ पर कोनोराड, ये हमारा मोहो, ये हमारा रेपटी, ये हमारा गुटेनबर्ग, ये हमारा लेहमन। ठीक है, ये हमारे ऐसे आसान तत्व बटे हुए हैं। तो गुटेनबर्ग आसान तत्व के बाद में जो है यानी आउटर कोर में एंटर कर ही नहीं रही है तरंग, आउटर कोर में एंटर नहीं कर रही, इसका मतलब वो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। ठोस अवस्था में होता तो इस तरंग उसके अंदर जाती। तो आउटर कोर हमारा किस अवस्था में मिल गया हमको, तरल अवस्था में। उसके ऊपर वाले सारे क्या हैं, ठोस हैं। ये बात हमें पता चली। उसके बाद अगर हम बात करें बाह्य कोर में, यानी आउटर कोर में पी तरंग की गति कम हो जाती है। ठीक, अब हम जब द्रव में जो है किसी भी तरंग की गति होती है कम, ये मान लो हमारा आउटर कोर है, ये हमारा इनर कोर है। ये पी तरंग, यस तरंग तो यहाँ तक आई, इसके बाद अंदर घुसी नहीं। पी तरंग यहाँ घुसी भी तो यहाँ इसकी तरंग की गति क्या हुई, बहुत मध्यम हो गई। और तरंग की गति कम होती है, इसका मतलब है कि ये द्रव है। उसके बाद अच्छा यहाँ के बाद तुरंत इसकी तरंग की गति फिर बढ़ गई, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये ठोस अवस्था में बना हुआ है। कारण आपको पहले हम बता चुके हैं कि जब हम इनर कोर में पहुंचे, इनर कोर में क्या था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, दबाव, मतलब केंद्र में हम पहुंच गए हैं। केंद्र में क्या होगा कि दबाव बहुत अधिक होगा और दबाव के कारण जो है ये ठोस अवस्था में बना रहा है। इसी के कारण जो है पी की गति, जब हम जो इनर कोर में पहुंचते हैं तो दाब
अधिक होने के कारण ठोस अवस्था में है, इसी कारण जो है इसकी गति आकस्मिक रूप से बढ़ जाती है लेहमान आसान तत्व के बाद में। ठीक, तो आंतरिक परतों के ज्ञान, अब आंतरिक परतों का हमें क्या क्या ज्ञान मिल गया। पहली बात, जो हमारा आउटर क्रस्ट है और इनर क्रस्ट है और अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, ये सारे हमारे ठोस में हैं। आउटर कोर जो हमारा है वो द्रव अवस्था में है, जबकि इनर कोर भी हमारा ठोस अवस्था में है। प्रेशर के कारण वक्राकार हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या है कि रासायनिक संरचना और संगठन असमान है। तरंगों की गति अंदर जाने पर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि घनत्व तो बढ़ता है। इसके अलावा एस तरंग सिर्फ ठोस अवस्था में गमन करती है और गुटेनबर्ग के बाद गायब हो जा रही है, इसका मतलब आउटर कोर जो हमारा है वो द्रव अवस्था में है। वहीं जब जो हमारी पी तरंग आउटर कोर में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और इनर कोर में प्रवेश करती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसका मतलब इनर कोर हमारा ठोस अवस्था में है प्रेशर के कारण। ठीक है, तो ये आपका सारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानकारी मिल गई। आंतरिक परतों के बारे में, हम आंतरिक परतों के बारे में पढ़ काहे के लिए रहे थे, क्योंकि हमको पढ़ना था आंतरिक बल, और आंतरिक बल पढ़ने के लिए हम पहले जानने आए थे आंतरिक परतें, तो आंतरिक परतें हम गए जान, तो अब आंतरिक बल भी जान लो पहले। तो आंतरिक बल को हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर पढ़ेंगे, बल की तीव्रता, बल की दिशा, बल का प्रभाव, बल के कारण, इन सब के आधार पर बांट के हम बल को पढ़ेंगे। तो बल की अगर बात करेंगे तो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर ये दो तरीके का होगा, आपको बता चुके हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। जो पृथ्वी के अंदर से हमारा बल लग रहा है वो हमारा अंतर्जात बल है, जो बाहर से लग रहा है वो हमारा बहिर्जात है। तो सबसे पहले अंतर्जात बल की चर्चा कर लेते हैं। तो हमने दूसरा बताया था कि तीव्रता के आधार पर, तो तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बल जो हमारा होगा दो तरीके का होगा, या तो कम तीव्रता वाला होगा या तो अधिक तीव्रता वाला होगा। देखो, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कहानी हम बता नहीं रहे हैं, टू द पॉइंट नोट्स है, बना लीजिए, एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, अंतर्जात बल जो हमारा है वो कम तीव्रता वाले बल हैं, वहीं जो हमारा अधिक तीव्रता वाले बल भी हो सकते हैं। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस हमारी तीव्रता के आधार पर दो जैसी, एक तो कम एक तो अधिक। कम तीव्रता वाली को हम बोलते हैं डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पटल विरूपण संचलन बोलते हैं। ठीक है, डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पटल विरूपण संचलन बोलते हैं। और हमारा जो अधिक तीव्रता वाले हैं इनमें होता है आकस्मिक संचलन, सडन मूवमेंट। ठीक, आकस्मिक संचलन या सडन मूवमेंट हम बोलते हैं। तो हमारा जो डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट होता है यानी पटल विरूपण संचलन होता है, दीर्घकालिक परिवर्तन होता है। ठीक, कम तीव्रता है, तीव्रता कम होगी तो परिवर्तन धीरे धीरे होगा, परिवर्तन धीरे धीरे होगा तो जो परिवर्तन होगा वो लंबे समय तक बना रहेगा। वहीं तीव्रता कोई अचानक से जो है परिवर्तन करता है, सडन मूवमेंट होता है, तो परिवर्तन भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, अल्पकालिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अधिक तीव्रता वाले बल सडन मूवमेंट करते हैं और अल्पकालिक परिवर्तन लाते हैं, वहीं कम तीव्रता वाले बल डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं और दीर्घकालिक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो दीर्घकालिक परिवर्तनों के बारे में थोड़ा सा पहले जान लो। तो दीर्घकालिक मूवमेंट हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होगा हमारा टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, यानी प्लेट्स जो हमारी हैं उनका संचलन जो हमारा है, प्लेट विवर्तन की, इसके बारे में कल हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। कल का टॉपिक पूरा हमारा यही रहने वाला है, विवर्तन की संचलन, तो इसको आप अच्छे से जान पाएंगे। फिलहाल जितना आज समझने की जरूरत है उतना आप जान लीजिए टेक्टोनिक मूवमेंट कैसे काम करता है। दूसरा हमारा होता है सम स्थैतिक संचलन यानी आइसोस्टैटिक मूवमेंट, दूसरा हमारा होता है यू स्टैटिक मूवमेंट यानी सुस्थैतिक संचलन। देखो, पहले दूसरा और तीसरा समझ लेते हैं, पहला थोड़ा सा ब्रॉड है, उसको बाद में जानेंगे। आइसोस्टैटिक मूवमेंट वो होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई भी कंडीशन, अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, पृथ्वी पर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो अपनी पूर्व दशा को पाने के लिए जो है प्रयास करती है पृथ्वी या नेचर स्वयं। ठीक है, यानी अगर नेचर में कोई भी परिवर्तन होता है तो नेचर स्वतः उसको सुधारने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाने का प्रयास करता है, यानी जैसा हमारा सममांगी सतह थी वैसी सममांगी सतह बनी रहे, तो इस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाने के प्रयास की वजह से जो स्थल स्वरूपों में ऐसी घटनाएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थैतिक संचलन बोलते हैं। वही घटनाएं अगर ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ हो, महासागर में, तो हम उसको बोलते हैं सुस्थैतिक संचलन यानी यू स्टैटिक मूवमेंट। ठीक है, तो इनमें बस इतना ही अंतर है कि ये स्थल में होगा, ये महासागर में होगा, काम दोनों का एक ही है, समस्थैतिक हो चाहे सुस्थैतिक हो, आइसोस्टैटिक हो या यू स्टैटिक हो। ठीक है, अब दूसरा हम अब पहले वाले की बात कर लें, विवर्तनिकी संचलन यानी टेक्टोनिक मूवमेंट। क्या होता है टेक्टोनिक मूवमेंट, तो इसके कारण ही समस्त
स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। किसके कारण? टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। तो हमने कहा था बल को हम दिशा के आधार पे जानेंगे, तो दिशा के आधार पे जो है दो भागों में बांटते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा जो टेक्टोनिक मूवमेंट है दो भागों में बटा हुआ है, एक तो ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण, एक क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल के कारण। ठीक, ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी जो लॉन्गिट्यूडनल हमारे होते हैं, यानी ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, तो इसके कारण हमारा क्या होता है? महादेशजनक संचलन होता है, यानी इपिरोजेनिक मूवमेंट होता है। ठीक, इसमें हमारा क्या बनते हैं? इसी से हमारे पठार बनते हैं, इसी से हमारे बेसिन बनते हैं। ठीक है, इसी से हमारे कई सारे तटीय मैदान या फिर मग्न तट ये सब बनते हैं इससे। ठीक है, महादेशजनक संचलन से यानी इपिरियोजेनिक मूवमेंट से। ठीक है, हम बताएं हैं आपको क्या ये आपके जो टेक्टोनिक मूवमेंट है इनसे क्या होता है? स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। तो कौन कौन से स्थल स्वरूप इससे बनते हैं आपको एकदम डिटेल में बताएंगे हम। इसके अलावा दूसरा हमारा जो होगा वो होगा क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल। क्षैतिज दिशा में या तो बल ऐसे ऐसे लग सकते हैं, ठीक, या तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे इसे, तो दो तरीके के ये हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो इनके बारे में भी विधिवत जानेंगे। इससे हमारे बनते क्या है? पर्वत बनते हैं इससे हमारे। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी संचलन में पर्वत क्या होता है? ओरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं, ओरोजेनिक मूवमेंट इन्हें बोला जाता है। ओरोजेनिक की मतलब हम लोग जब पर्वत के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो ओरोजेनिक की उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओरोजेनिक मूवमेंट यहाँ पर होता है। तो अगर बात करें हम किसकी, हमारा जो महादेशजनक संचलन है उसके बारे में, तो हमने आपको बताया था कि या तो इसमें होगा दो चीज़ें होंगी, कौन कौन सी होंगी? या तो यहाँ पर होगा उत्थान या निर्गमन, ठीक है, अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस, या होगा सब्सिडेंस और सबमर्जेंस यानी अवतरण या निम्नजन। ठीक है, अगर बात करें हम उत्थान या निर्गमन की, ठीक है, तो ये हमारा उत्थान, जैसे मान लीजिए कोई हमारा तटीय मैदान था। ठीक, तटीय मैदान हमारा था यहाँ पर, ये हमारा ऐसा कुछ तटीय मैदान दिखता है हमारा, जैसा ये दिख रहा है। अब तटीय मैदान पे क्या किया हम? यहाँ पर फोर्स लगाए, और फोर्स लगा के हम क्या बना दिए? इसको महाद्वीपीय पठार बना दिए हम। ठीक, जैसे मान लो ये लाइन थी, ठीक, यहाँ एक मान लो ये हमारा ऐसे मैदान था। ठीक, अब मैदान पे हम कस के जोर लगाए, हमारा पानी से ऊपर पहले ही था, इस पर हम थोड़ा सा प्रेशर लगाए नीचे से, यानी ये इसका क्या हो गया? इसका उत्थान हो गया। उत्थान होके ये क्या डेवलप कर लेगा? ये हमारा डेवलप कर लेगा, अभी ऊंचा हो जाएगा। तो ऊंचा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा पठार। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तटीय मैदान से महाद्वीपीय पठार बन गया, हमारा हो गया उत्थान। वहीं कोई भाग अगर मान लो ये समुंदर में डूबा भाग है, ठीक, ये हमारी सतह है, सतह में ये हमारा समुंदर में डूबा एकदम, ये इसको हम क्या बोलते हैं? मग्न तट है। ठीक, जलमग्न है तो मग्न तट है। अब ये हमारा थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इमरजेंस, क्योंकि ये इमर्ज करके ऊपर आ रहा है, तो इमरजेंस होके ये हमारा क्या बना दे? तटीय मैदान बना दे। ठीक, ये पानी से ऊपर आ गया तो हमारा क्या बना दिया? ये तटीय मैदान। ऐसे कुछ आप देख रहे हैं कि तट के ऊपर आ गया तो हमारा बना दिया तटीय मैदान, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इमरजेंस बोलेंगे। ठीक है, पानी से ये मग्न तट से किस में बदल गया? तटीय मैदान में बदल गया है। ठीक, इसके अलावा ये नीचे की ओर जब लगेगा तो इसके उल्टा होगा, जो हमारा मग्न तट होगा, पहले से मग्न तट है, ये थोड़ा और नीचे धस गया, तो नीचे धस गया तो क्या बन जाएगा? वहाँ पठार बन रहा था थोड़ा सा ऊपर उठ के, यहाँ बन जाएगा महाद्वीपीय बेसिन बन जाएगा। ठीक, महाद्वीपीय बेसिन बन जाएगा, ये हमारा पानी से डूब जाएगा पूरी तरीके से। वहीं हमारा कोई तटीय मैदान था जो पानी से नहीं डूबा था, वो थोड़ा सा नीचे दबा, उसमें निम्नजन हो गया तो क्या बना देगा? मग्न तट बना देगा। जलमग्न हो जाएगा तो मग्न तट बना देगा। ठीक है, तो महाद्वीपीय मग्न तट बन जाएगा। ओके, यहीं क्षैतिज की बात अगर करें, ये तो हमारा जो था लॉन्गिट्यूडनल था, अगर क्षैतिज की बात करें तो क्षैतिज हमारा दो तरीके का हो सकता है, या तो हमारा संपीड़न बल काम करेगा या हमारा तनाव मूलक बल काम करेगा। संपीड़न बल कब काम करता है? जब हमारा जो है बल ऐसे लगेगा, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है। ठीक, जब मान लीजिए एक फोर्स इधर से एक फोर्स इधर से लग रहा है तो आपस में टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा? ये जो होगा ये आपस में ऐसे कुछ मुड़ जाएंगे। जब मुड़ जाएंगे तो इनसे वलन की प्रक्रिया होगी। क्या ये वलन बन रहा है? ये वलन की प्रक्रिया होगी, और वलन की प्रक्रिया से क्या होगा? यहाँ पर जो ऐसे उभार बनेंगे, कुछ गड्ढे जैसे बनेंगे, तो इन उभारों को बोला जाता है अपनति, और जो हमारे गड्ढे बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं?
अभिनति। ठीक है, तो वलन की प्रक्रिया से जो हमारे ये बने हैं मोड़दार पर्वत बन जाते हैं। जैसे हमारा हिमालय आपने देखा है, हमारा क्या है, एक मोड़दार पर्वत है। कैसे बना है, वलन की प्रक्रिया द्वारा। ठीक, तो ये हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम अपनति बोलते हैं, नीचे वाला पोर्शन जो होता है इसे अभिनति बोलते हैं। इससे हमारे मोड़दार पर्वत बनते हैं। जैसे हमारा हिमालय इसका एग्जाम्पल है। हिमालय कैसे बना है, संपीड़न बल द्वारा बना है। कल जब आपको टेक्टोनिक मूवमेंट पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, इसके अलावा तनाव मूलक बल की अगर बात करें, तनाव मूलक बल हमारा जो है, एक हमारा इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, एक हमारा इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे खींच रहे हैं। और जब ये खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है मान लो कोई ये मान लो ये हमारी प्लेट थी। ठीक, ये हमारी पूरी प्लेट है। ठीक, इसमें एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, फ्रैक्शन पड़ जाएगा, चटकन जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रैक होगा, या फ्रैक्शन जब बड़ा होगा तो क्रैक बन जाएगा। क्रैक्स के बाद जो है हमारा क्या होगा, फॉल्ट हो जाएगा। फॉल्ट मतलब भ्रंश घाटी बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भ्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वत हमारे ऐसे ही बनते हैं। जैसे अल्बर्टा एक पर्वत है कनाडा में, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है अल्बर्टा। ठीक है, तो कनाडा में पाया जाता है। तो इस प्रकार के पर्वत का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कनाडा हमारा जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा विश्व का देश है। ठीक, तो वहाँ पर अल्बर्टा नाम की एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो हमारा किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब हम दोनों फोर्स लगाते हैं, एक इधर की ओर और एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रैक्शन होगा, उसके बाद क्रैक बनेंगे, उसके बाद भ्रंश घाटियाँ बनेंगी, तो उससे ब्लॉक पर्वत भी बनेंगे और भ्रंश घाटियाँ भी बनेंगी। जब आपको पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में, यानी पर्वतों के लिए एक स्पेशल हम लेके आएंगे आपके लिए कि कैसे कैसे प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अंतर्जात बल हमारे कुछ इतने प्रकार के ही थे। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आपको लास्ट में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है पढ़ ले बेटा पढ़ ले, उस पर आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे आज हमने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी का जितना टॉपिक आपको पढ़ाया था उसका सारा नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, इसके अलावा बहिर्जात बल की अगर बात करें हम, ठीक है, तो बहिर्जात बल को हम क्या बोलते हैं, बहिर्जनित भू संचलन बोलते हैं। ठीक, किस प्रकार से होता है, अनाच्छादन द्वारा होता है, यानी डेन्यूडेशन द्वारा होता है। अब डेन्यूडेशन तीन प्रकार का हो सकता है, या तो होगा वेदरिंग यानी अपक्षयन, या तो होगा इरोजन यानी अपरदन, या तो होगा मास वास्टिंग। ठीक, वेदरिंग, इरोजन या मास वास्टिंग। ठीक है, तो वेदरिंग की अगर बात करें तो वेदरिंग क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन के कारण, ठीक है, मौसम में परिवर्तन के कारण क्या होगा, स्थैतिक संचलन है एक वेदरिंग हमारा। वेदरिंग दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो चट्टान होगी, पहले चट्टान में क्या होगा, या तो विघटन होगा या तो वियोजन होगा। अगर फिजिकली कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे हम बोलते हैं विघटन। वहीं अगर कोई केमिकल वहाँ पर काम करे तो उसे हम बोलते हैं वियोजन। ठीक, तो विघटन और वियोजन दोनों होंगे चट्टान के, तो उससे वो टूट कर किस में बदल जाएगी, गोलास्म में। ठीक है, ग्रेन्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, बंजरी में, ठीक है, या फिर सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, इन सब में वो टूट जाती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ वेदरिंग। वेदरिंग में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र नहीं होता है, वो एक स्थैतिक प्रक्रिया है, स्थैतिक परिवर्तन है। उसमें सिर्फ जो है फिजिकली या केमिकली वो विघटित या वियोजित हो जाती है मौसमों में परिवर्तन के कारण। ठीक है, और चट्टान जो हमारी किस में टूट जाती है, गोलास्म, बजरी, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, इन सब में टूट जाती है। ठीक है, ये हमारे सॉइल के अवसाद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही विघटन और वियोजन के कारण ये हमारी क्या थी, अपक्षयन। वेदरिंग में क्या होता है, स्थैतिक प्रक्रिया है, मेन चीज़ें है। वहीं इरोजन में क्या होगा, विघटन वियोजन तो इसमें भी हुआ। ठीक, और विघटन वियोजन जब हुआ उसके बाद में जो ये हमारे अवसाद इसमें भी बनेंगे, वही गोलास्म, बजरी, सैंड, सिल्ट, क्ले। अब इन अवसादों का क्या हो जाए, स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। किसके द्वारा, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का कारण क्या होना चाहिए, अपरदन के कारकों के द्वारा। और अपरदन के, इरोजन के कारक कौन कौन से हैं, जैसे जल के द्वारा हो, पवन के द्वारा हो, हिमखंड के द्वारा हो, सागरी तरंग के द्वारा हो। अगर इनके द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। ठीक है, अपरदन के कारकों के द्वारा अगर हो रहा है। ठीक है, ये जो अपरदन हमारी कैसी है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे ये जल, पवन, हिमखंड, सागरी तरंग के द्वारा। उसके बाद इनमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन होंगे, और ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन होंगे, इसके कारण इसको अपरदन बोला जाता है। इससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं हमारी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें हम बृहद क्षरण की, बृहद क्षरण हमारा क्या होगा, देखो पोर्शन सिर्फ सब सेम है, बस चीज़ें बदल जा रही हैं। मान लो एक हमारा पहाड़ था, ठीक, पहाड़ पर हमारा यहाँ पर कोई चट्टान थी। ठीक है, चट्टान में विघटन वियोजन हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ, ये लुढ़क के जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ आ गई, नीचे आ गई। ट्रांसपोर्टेशन हुआ,
ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लेकिन इरोजन यानी अपर्दन के कोई कारक काम नहीं किए, न जल न वायु कोई कारक काम नहीं किए। क्या कौन कारक काम कर रहा है यहाँ पर? गुरुत्व बल काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है। तो इसे अगर ग्रेविटी के कारण जो है पहाड़ों पर जो है जो हमारी चट्टानें हैं टूट कर नीचे आ जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मास वास्टिंग बोलते हैं, यानी वृहद क्षरण बोलते हैं। छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं, आपकी सॉयल साइंस में भी काम आएंगे और इसमें भी आपको काम दे रही हैं। ठीक है, आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अवसाद थे, वही फिजिकल केमिकल प्रोसेस हुआ, विघटन वियोजन हुआ, उसके बाद टूटने के बाद इनका स्थानांतरण गुरुत्व बल के कारण हुआ, इसे बृहद क्षरण बोलेंगे। ठीक है, अगर जाने चट्टानें, चट्टानों के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले भी एक बार, कई बार पढ़ चुके होंगे, तो आपको बता दें चट्टानें कैसे बनती हैं। सबसे छोटा जो हमारा कण होता है उसे तत्व बोलते हैं, और तत्व अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से यौगिक बने होते हैं। ठीक, तत्वों से मिलकर अणु बनता है, अणुओं से यौगिक बनते हैं, यौगिकों से क्या बनते हैं? खनिज पदार्थ बनते हैं, और खनिज पदार्थों से जो हमारा निर्मित होता है उसे हम चट्टान बोलते हैं। और ये चट्टान 3 प्रकार की हम अभी तक जानते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। तो इग्नियस रॉक्स जो हमारी हैं वोल्केनिक प्रोसेस द्वारा बनती हैं, जो हमारा लावा की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हमारी ये बनती हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये चट्टान आपको दिख रही है, ये आपको दिख रहा है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी में हमारा जो सबसे ऊपर हमारा है ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। तो मेंटल में हमारा गर्म गलित लावा भरा रहता है। ठीक, मेंटल वाले पोर्शन में क्या भरा रहता है? गर्म गलित लावा भरा रहता है। अब ये लावा जो होता है इसमें मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, मैग्मा जो होता है परतों को तोड़ते हुए बाहर आने का प्रयास करता है। ठीक है, ऊपर की ओर। ठीक है, बाहर आने का प्रयास करता है और सतह पर क्या करता है? उद्गार कर देता है। और सतह पर अगर इसी सतह पर उद्गार अगर हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक, सतह पर उद्गार होने को क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी बोला जाता है। अच्छा, अब जब सतह पर उद्गार होगा तो उसके बाद धीरे धीरे ये ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो इससे कौन सी रॉक्स बनती हैं? आग्नेय चट्टानें बनती हैं। वहीं मान लो ये हमारा मेंटल में हमारा लावा भरा है, ये लावा धीरे धीरे ऊपर आने का प्रयास किया, तो इसका शीतलन अगर ये सतह के ऊपर आने के बाद होगा तो जो रॉक बनेगी उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक, वहीं अगर इसका शीतलन सतह के अंदर ही हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आप सब पढ़ चुके हैं। तो इन जो सतह के ऊपर आकर ठंडी हो रही है वो हमारी कौन सी है? एक्सट्रूसिव है। सतह के भीतर ही हमारी जो ठंडी हो जा रही है वो हमारी कैसी है? इंट्रूसिव है। मैग्मा की अगर बात करें तो मैग्मा की अम्लीयता जो होता है वो सिलिका की मात्रा पर निर्भर करती है। जितनी अधिक सिलिका होगी उतनी अधिक उसकी एसिडिटी होगी। ठीक, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक सॉयल होगी, मतलब चट्टान उतनी ज़्यादा एसिडिक बनेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें गलनांक और क्वथनांक की, ठीक है, तो वो भी सिलिका की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, जिसकी सिलिका की मात्रा अधिक होगी उसका गलनांक अधिक होगा, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको गलने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, जिसकी सिलिका की मात्रा अधिक होगी वो गाढ़ापन उसका उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा सिलिका की मात्रा गाढ़ापन को बढ़ावा देती है, लेकिन घनत्व तो उसका कम हो जाएगा। अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो घनत्व तो कम होगा, अगर घनत्व तो कम है तो सिलिका की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी इनवर्स इफेक्ट है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। मैग्मा में SiO2 की मात्रा की अगर बात करें, अगर 77% से अधिक होगा तो उसे हम बोलेंगे सिल्सिक रॉक या एसिडिक रॉक। ठीक है, इसमें अगर जो हम इंसर्टिव रॉक्स में अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल हमें ग्रेनाइट मिलेगा, और अगर हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में मिले तो रायोलाइट मिलेगा। अगर सिलिका की बात करें तो सबसे अधिक सिलिका हमारी रायोलाइट में पाई जाती है। ठीक है, रायोलाइट के बाद हमारा ग्रेनाइट आता है, तो हमारी सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारी ये होगी। उसके बाद ये थोड़ा उससे कम एसिडिक होगी। ठीक है, वहीं 55 से 77 अगर होगा तो इसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। वो एसिडिक था, ये इंटरमीडिएट है। अगर 77 से ऊपर अगर सिलिका की मात्रा है तो एसिडिक होगा, उसमें ग्रेनाइट और रायोलाइट आते हैं। रायोलाइट बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद ग्रेनाइट एसिडिक है। 55 से 77 की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट इसमें आते हैं। डायोराइट हमारा जो है इंसर्टिव है, यानी ज़मीन के अंदर ठंडा हुआ है, और इंडेसाइट हमारा ज़मीन के ऊपर ठंडा हुआ है। ठीक, तो इसमें डायोराइट जो है हमारा अधिक इसका जो है इसमें एसिडिटी है और इसमें एसिडिटी उससे कम है। वहीं अगर 45 से 55 अगर उसमें सिलिका की मात्रा होगी परसेंट में तो उसे बेसिक बोलेंगे, क्षारीय। ठीक है, तो गैब्रो हमारी जो है इंसर्टिव में और बेसाल्ट हमारी जो है वो एक्सट्रूसिव में जो है इसके अंदर आती है। वहीं 45% से अगर कम होगा तो हमारा जो है अल्ट्रा बेसिक रॉक माना जाएगा। इसमें हमारा एक ही एग्जाम्पल है जो कि हमारा क्या है? इंट्रूसिव है, हमारा इंसर्टिव है, और ये हमारा क्या है? पेरिडोटाइट है। ठीक है, पेरियोडायोराइट है।
अगर नॉर्मल फार्मूले में आपको याद करना है इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल, तो आप नॉर्मल में याद कर सकते हैं GBPU80, सॉरी G3BSPD, आप याद कर लीजिए G3BSPD। ठीक है, ये हमारे आपके अरुण कात्यायन में भी लिखे हुए हैं। ग्रेनाइट है, ग्रेनोडायोराइट है और नीज है। बेसाल्ट है, सीडेराइट है, ठीक है, और ये हमारा पेरियोडायोराइट है, और हमारा क्या है, ये हमारा है डायोराइट। ठीक है, तो इतने सारे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी हम आपको बता चुके हैं कि सिलिका की मात्रा के व्युत्क्रमणानुपाती होती है। सतह के नीचे जाने पर घनत्व हमारा आपको बताए हैं अभी इससे पहले कि जितना भी सतह में हम नीचे जाते हैं उतना हमारा घनत्व बढ़ता है, यानी सतह से नीचे जाने पर हमारी सिलिका क्या होगी, कम हो जाएगी। घनत्व से उल्टा संबंध है। ठीक, तो अगर आप रॉक्स में, चट्टानों में अगर नीचे जाके देखें कौन सी चट्टान पाई जाएगी, तो हमारी जिसमें सिलिका कम होगी वो हमारी मिलेगी कहाँ, सबसे नीचे, यानी जो हमारी सबसे नीचे मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, पेरिडोटाइट मिलेगी। उसके ऊपर गैब्रो मिलेगी, उसके ऊपर डायोराइट, उसके ऊपर ग्रेनाइट। बाकी चट्टाने को नाम हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो सारी सतह के ऊपर ही मिलती हैं, क्योंकि ऊपर आकर ठंडी होकर ही बनती हैं। ये सारी हमारी कैसी हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हैं, जो हमारी अंदर ही ठंडी होती हैं। इसलिए सबसे नीचे आपको पेरिडोटाइट मिलेगी, उसके बाद गैब्रो, उसके बाद डायोराइट और उसके बाद ग्रेनाइट हमारी सबसे ऊपर इसमें मिलेगी। ठीक है, इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक की अगर बात करें तो ये हमारा डेनुडेशन या अनाच्छादन के कारण होता है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहला वेदरिंग होता है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और सीमेंटेशन और लिथिफिकेशन इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो वेदरिंग वेदरिंग आपको बता चुके हैं। वेदरिंग में 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, या तो आपका विघटन होगा या तो वियोजन होगा। ठीक है, विघटन और वियोजन के कारण ये असंगठित हो जाएंगी और अवसादों में टूट जाएंगी। इन अवसादों का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। उसके बाद जहाँ ट्रांसपोर्ट होकर जाएंगे वहाँ क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, वहीं पर सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन होगा। तो इससे हमारा क्या बन जाएगी, हमारी सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। जैसे हमारा बाउल्डर से बाउल्डर स्टोन बन जाता है, ग्रेवल से ग्रेवल स्टोन, सैंड से सैंड स्टोन, सिल्ट से सिल्ट स्टोन, क्ले से क्ले स्टोन, मड से मड स्टोन और लाइम से लाइम स्टोन बन जाते हैं। अगर नॉर्मल फार्मूले में हमें याद करना हो तो LDSSC आप याद कर सकते हैं। लाइम स्टोन डोलोमाइट, सैंडस्टोन सेल और कॉन्गलमेरेट, ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। किसमें, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारी इससे बन जाती हैं। जैसे हमारा ग्रेनाइट से हमारा नीज बन जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन से हमारा मार्बल बन जाता है, सैंडस्टोन से हमारा क्वार्टजाइट बन जाता है, सेल से हमारा स्लेट और सेल दोनों से हमारा सिस्ट बन जाता है। अगर फार्मूले से आपको याद करना है तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं यहाँ पर याद कर सकते हैं CGS ने MSc क्यों की। ठीक, तो यानी आप यहाँ से इससे याद कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल आपको जो हमें पढ़ाना है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट पढ़ाना है। ठीक है, तो पूरा आपको कितने प्लेट्स में बटा हुआ है, हमारे पूरी पृथ्वी पर कितनी प्लेट्स में बटी हुई है, कैसे प्लेटों का संचलन हो रहा है, ठीक है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है, कैसे कैसे सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।